नमस्कार बच्चों। आज हम पॉलिटिकल साइंस के दूसरे लेसन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है दो ध्रुवीय राष्ट्रों का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत। हम इस पूरे लेसन को दो वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में इस लेसन का हाफ पार्ट कंप्लीट किया जाएगा, हाफ पार्ट के लिए दूसरा वीडियो बनेगा। आइए शुरुआत करते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारे पास सोवियत प्रणाली क्या थी। 1917 में रूस में क्रांति हुई जिसे समाजवादी क्रांति या रूस की क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के जनक लेनिन को माना जाता है। बुक में लेनिन के बारे में दिया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर पढ़ लें। जैसे ही रूस में रूसी क्रांति हुई उसके बाद वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है, वह समाजवाद और समता मूलक का समर्थन करने वाली विचारधारा होती है। कम्युनिस्ट पार्टी में धनाढ्य लोग, अमीर लोग या पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता। कम्युनिस्ट विचारधारा एक वह विचारधारा है जो गरीब, दबे कुचले और कमेरे वर्ग की बात करती है, यानी मजदूर की बात करती है। तो इस प्रकार से रूसी क्रांति के बाद रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आने के बाद रूस में किसी प्रकार की कोई दलीय व्यवस्था नहीं थी, मतलब कोई विपक्षी दल नहीं था वहां पर। सिर्फ एक ही सरकार रूस में जो है पूरे सोवियत रूस के अंदर जो है वो शासन करती थी, जिसे कम्युनिस्ट सरकार कहा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है हमारे पास, जिसे समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस धीरे धीरे सोवियत रूस ने काफी विकास किया। इसके विकास का जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। लौह इस्पात, खनिज, लोहा इत्यादि इसके पास अथाह भंडार थे इनके पास, जिसके कारण इन्होंने काफी औद्योगिक विकास किया। ये संघ जो है सुई से लेकर कार तक का निर्माण अपने ही देश में करते थे, यानी किसी प्रकार की बाहरी वस्तु का इन देशों में आयात नहीं किया जाता था। लेकिन इन देशों में बनाई जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता पश्चिमी देशों में बनाई जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता से कम आकी गई, यानी उनकी गुणवत्ता जो है कम थी। नागरिकों का जीवन स्तर काफी नीमन था। अधिकतर जो खर्च है वह लोक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर खर्च किया जाता था। देश में बेरोजगारी नहीं थी, मतलब सोवियत रूस के अंदर जो भी इसको सपोर्ट करने वाले जितने भी देश थे उनमें बेरोजगारी की समस्या नहीं थी, हर व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ था। नौकरशाही का दबदबा था जनता के ऊपर नौकरशाही का दबदबा होने के कारण सरकार का भी दबाव बना रहता था, यानी कि जनता कहीं न कहीं नौकरशाही के दबाव में काम करती थी। और दूसरी बात है कि जनता को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। जनता अपने विचारों को या अपने प्रश्नों को सीधा सरकार से नहीं पूछ सकती थी। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है। भारत की जनता जो है वो सीधा सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, परंतु सोवियत रूस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। हाँ, आप कार्टून या चुटकुलों के माध्यम से जरूर सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे, सीधी अभिव्यक्ति की आजादी वहां नहीं थी। 15 गणराज्यों के मिलने से सोवियत संघ का निर्माण होता है, लेकिन इन 15 गणराज्यों में सबसे अधिक जो दबाव था, जो दबदबा था, वो रूस का ही बना हुआ था। सबसे ज्यादा जो दबदबा था वो रूस का था। धीरे धीरे जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी। उसका कारण यह था कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए सोवियत रूस ने बहुत अधिक पैसा परमाणु हथियारों पर खर्च किया। परमाणु हथियारों पर बहुत अधिक पैसा खर्च होने के बाद रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी डगमगा गई थी, जिसके कारण धीरे धीरे जनता
जो है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी। अमेरिका को तो ठीक बात है कि उन्होंने करारा जवाब दिया परमाणु हथियार वगैरह बना के, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक संकट सोवियत रूस में मंडराने लगा और जनता धीरे धीरे गरीबी की तरफ जाने लगी। वैसे भी देखा जाए तो सोवियत रूस की जो प्रौद्योगिकी या विज्ञान या टेक्नोलॉजी जो है वह पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत कम थी, जिसके कारण रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ा गई और कम्युनिस्ट पार्टी का पतन धीरे धीरे होने लगा। इसी कड़ी में इस पतन को बचाने के लिए जो है 1980 में गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया और यह सोचा गया कि कहीं ना कहीं गोर्बाचेव जो है कम्युनिस्ट पार्टी की गिरती हुई शाख को बचा लेंगे। गोर्बाचेव ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसने लोकतांत्रिक छूट दे दी जनता को। धीरे धीरे उसने लोकतांत्रिक छूट दी और उसने सूचना और प्रौद्योगिकी में काम किया। वह पश्चिमी देशों के बराबर अपने देशों में यानी सोवियत रूस में सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहता था। रूस में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे जनता का जो स्तर है, जीवन स्तर है, वो नीचे गिरता गया और जिसके कारण रूस में परिवर्तन, किसी प्रकार का परिवर्तन, औद्योगिक परिवर्तन नहीं हुआ और जनता जो है वो धीरे धीरे सरकार के खिलाफ हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी का पतन संभव हुआ। धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी का पतन होने लगा और देखने में आया कि सोवियत रूस के जितने भी गणराज्य थे वो भी धीरे धीरे सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। सोवियत संघ से अलग होने का कारण ये था कि जो एशिया के अन्य देश थे वो धीरे धीरे वो देश जो है वो अधिक प्रगति कर रहे थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के कारण या उनके ऊपर एक दबाव के कारण वो देश इतना विकास नहीं कर पाए जितना पश्चिमी देश या एशिया के अन्य देशों ने विकास किया। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक नैतिक दबाव आ गया और वो देश सोवियत गणराज्य से या सोवियत रूस से अलग होना चाहते थे। इसी कड़ी में तीन देश सोवियत संघ से अलग हो गए। वो तीन देश हैं हमारे पास। 1991 में जो सोवियत संघ से तीन बड़े देश सोवियत गणराज्य से अलग हुए, उसमें हमारे पास आ जाता है रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये तीन जो बड़े देश थे वो सोवियत गणराज्य से अलग हो गए और इसके बाद धीरे धीरे तख्ता पलट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी का अंत हो गया और इस प्रकार से रूस का विघटन हो गया। अब हम बात करते हैं कि विघटन होने के बाद भी रूस का दबदबा बना रहा। अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो सोवियत गणराज्य के सदस्य के रूप में रूस को चुना गया। सुरक्षा परिषद में सोवियत गणराज्य के सदस्य के रूप में रूस को मान्यता मिली, तो रूस का दबदबा वैसे ही बरकरार रहा। अलग होने के बाद भी उत्तराधिकारी के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। परमाणु शक्ति के रूप में उभरा ये, और उसके बाद परमाणु संधियां हुई और परमाणु संधियां होने के बाद धीरे धीरे अमेरिका और रूस के ऊपर परमाणु प्रतिबंध लगाए गए कि वो किसी प्रकार के परमाणु अस्त्र शस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, किस कारण से सोवियत संघ का जो है वो विघटन हुआ। इसके 3-4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ है। सबसे पहला कारण तो था कि परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर या परमाणु हथियारों पर रूस ने बहुत अधिक पैसा खर्च किया, जिसके कारण वह आर्थिक दबाव में आ गया। जब आर्थिक दबाव पैदा हुआ तो रूस अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं संभाल पाया। जब आर्थिक स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई तो जनता का जीवन स्तर नीचे चला गया। जब जनता का जीवन स्तर नीचे चला गया तो धीरे धीरे जनता ने विद्रोह कर दिया और ये जो है रूस के विघटन का कारण बना।
दूसरा है कि धीरे धीरे जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर जारी हुआ, जब वैश्विक दौर शुरू हुआ, तो वैश्विक दौर के कारण जो रूस के लोग हैं या सोवियत रूस में जितने भी देश थे, उनके लोगों ने दूसरे दुनिया से जब वो जुड़े तो उन्होंने देखा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश हैं, वहां के लोगों का जीवन स्तर उनकी अपेक्षा काफी ऊंचा है, उनके पास सुख सुविधाएं बहुत अधिक है, उनके पास प्रौद्योगिकी या विकास उनसे ज्यादा है। तो ये भी सोवियत रूस के विघटन का कारण माना जाता है। ये कारण है हमारे पास, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, विघटन हुआ परमाणु। उसके बाद जो लोग थे उनको ये जानकारी मिली कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले लोगों का जीवन स्तर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले लोगों के जीवन स्तर से अच्छा माना जाता है। तो ये जानकारी भी लोगों को हुई और इसलिए सोवियत रूस का जो है वो विघटन हुआ, जीवन स्तर ऊंचा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो सोवियत रूस में कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जनाधार खिसकना शुरू हो गया, धीरे धीरे उनका जनाधार खिसकना शुरू हो गया। उन देशों ने भी सोवियत रूस से, जो देश सोवियत गणराज्य से जुड़े हुए थे, धीरे धीरे उन देशों ने भी सोवियत रूस से अलग होकर, सोवियत गणराज्य से अलग होकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने की बात सोची और इस प्रकार से राष्ट्रवादियों के प्रयास से धीरे धीरे सोवियत रूस का जो है विघटन हो जाता है। बाकी का जो हाफ लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।